जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो भाई आज हम दोस्तों फिर से आप लोगों के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15। और इससे पहले दोस्तों हमारे 14 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। इस रिवीजन सीरीज में दोस्तों आज हमारा 15 प्रैक्टिस सेट दोस्तों स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम आप लोगों के लिए दोस्तों इस सुपर सीरीज की क्लास में हम आपको 20 क्वेश्चंस लेकर आते हैं। और 20 क्वेश्चंस दोस्तों आपके आपके जो पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे पूछे जाने की संभावनाएं हैं। और किन किन टाइप से ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। एसएससी जीडी 2025 की अंकित भाटी सर की हमने मैथ की बुक का भी कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। और उससे दोस्तों आपके मिक्सअप क्वेश्चन और बाहर से आपके जो अन्य क्वेश्चंस हैं कि हाँ इन टाइपों के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे बन सकते हैं, वो मैं सारे क्वेश्चन इस सीरीज में आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। इसमें सीरीज में हम दोस्तों टोटल 20 प्रैक्टिस सेट करेंगे। और अभी तक हमारे 14 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। आज हमारा 15वां प्रैक्टिस सेट है। तो आज से हमारे 15 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आपके 5 प्रैक्टिस सेट और करवाऊंगा। इसके बाद दोस्तों इन 20 प्रैक्टिस की आप लोग एक बार अच्छे से रिवीजन करके एग्जाम में जाएंगे। तो देखना दोस्तों इसका रिजल्ट आप लोगों को बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। तो चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर बिना देरी के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। क्योंकि मैं बार बार आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वैसे भी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि भाई ऑलरेडी आप लोग हमारा इतना सपोर्ट करते हैं। इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ दोस्तों आप ऐसे ही अपना प्यार और कंटिन्यू बनाए रखें। तो चलिएगा भाई, पहले क्वेश्चन से मुलाकात कराते हुए आज का पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर लग चुका है। सभी लोग भाई इस क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़ेंगे। और क्वेश्चन में बोला क्या गया है, कह रहा है कि 1.08, 0.36 और 0.9 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि एलसीएम एंड एचसीएफ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन तो बनना ही है। जब भी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने मिले, यानी कि आपको पॉइंट में क्वेश्चन देखने को मिले कि भाई यहाँ पर है 1.08, भाई आपको क्या करना है, भाई आप लोगों को क्या लिखना है। जैसे 1.08, भाई 1.08 को मैं क्या लिख सकता हूँ। तो भाई यहाँ से मैं जैसे ये पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में कितना आ जाएगा, 2 जीरो, क्योंकि 2 जीरो अंक बाद आपका पॉइंट है ना, तो ये बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कहने का मतलब इतनी बात समझ में आ गई, कहने का मतलब इतनी बात आपको समझ में आ गई बस। भाई ये क्या लिख लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 108 और बटे में कितना आ जाएगा 100, क्यों, पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका 0.36 है तो ये कितना हो जाएगा 36, क्योंकि भैया पॉइंट हटेगा तो बटे में कितना आ जाएगा, आपको सिर्फ बटे में आ जाएगा 100 आ जाएगा। 0.9, तो 0.9 का भाई पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर के बाद आ जाएगा 9 और बटे में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव है। अब देखो तो ऊपर वाली संख्या हमारी क्या होती है, अंश, और नीचे वाली संख्या हमारी क्या कहलाती है, हर कहलाती है। क्या कहलाती है, हर। तो यहाँ पे देखो हर जो हमारे डिनोमिनेटर इनको क्या करना होगा, बराबर करना होगा। भाई बराबर कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर 10 है। तो भाई इस 10 को क्या करना होगा, 100 बनाना होगा। तो 100 बनाने के लिए यहाँ पर हमें एक जीरो ऐड करना होगा। और एक जीरो जब नीचे ऐड किया तो एक जीरो हमें ऊपर भी ऐड करना होगा। क्यों, क्योंकि ऊपर संख्या हमारी दो दो तो कम मिनिमम संख्या होनी ही चाहिए। तो बस अब ऊपर वाली संख्या का हमें क्या निकाल देना है, इसका हमें निकालना है एचसीएफ, और नीचे वाली संख्या का हमें क्या ले लेना है, एलसीएम। बस कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो भैया ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ लेंगे तो हमें एचसीएफ किसका लेना है, 108, 36 और 90। तो भाई इसका एलसीएफ कौन क्या हो जाएगा, भाई इसका एलसीएफ कितना हो जाएगा। तो आपको सर इसका जो एचसीएफ होगा तो इसमें से कॉमन देखो क्या है, तो भाई 108, 18 छिक्का 108, 6 से कट जाएगा, 18 दूनी 36, 18 पंचे 90। भैया यहाँ से हमें कॉमन क्या मिला, तो आपको सर 18 कॉमन, तो यानी एचसीएफ कितना आ गया इसका 18 है, जो सभी से कट जाए। और इसका एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम तो इसका 100 ही होगा। तो भाई वही हो जाएगा हमारा क्या, एचसीएफ अपॉन एलसीएम। एचसीएफ अपॉन एलसीएम, एचसीएफ कितना है हमारा 18 है, एलसीएम कितना भाई 100 ही रहेगा। तो बस क्या भाग देंगे, कितनी बार जाएगा भाई, भाग देंगे तो भाई 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, यानी कि 0.18। दैट्स ऑल, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर सी के पास है, तो यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हुए अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। ये भाई वही क्वेश्चन है आपका बोर्ड मास के नियम वाला। तो बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि भाई सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो भाई देखो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, भाई देखो कोष्टक भी आपके 3 प्रकार के होते हैं, बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक। तो भाई छोटे वाले को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली संख्या को सॉल्व करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट में। तो भाई 5 से कटेगा कितने बार, 5 चौको 20, और 12 + 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ गया हमारा 16। इसका मान कितना आ गया हमारा 16। अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक को सॉल्व करूँगा तो 4 से कटेगा 4 × 3 = 12,
और 36 3 कितना हो जाएगा, ये हमारा आ गया 39। ये कितना आ गया मेरे दोस्त, 39 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर अंडर रूट 49 किसका होता है, तो आपको फिर ये होता है 7 का। इसके बाद आपका प्लस लगा है, प्लस फिर कितना है 8 है, फिर आपका प्लस का 2 है, फिर माइनस का कितना है 15 है, फिर आपका प्लस लगा है प्लस। अब रुक जाओ, अब यहाँ पर देखो कोष्टक का मैंने सॉल्व किया था, कितना मान आया था 16। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दिया, अब इसका मान टोटल का कितना आया था 16। बीच में आपका ये माइनस का चिन्ह है तो भाई माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर इसका मान टोटल कितना आया था 39। ये समीकरण अब आपके सामने बन के आ गया। भाई इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। तो भाई यहाँ पर देखो जो प्लस वाले हैं इनको एक तरफ जोड़ के लिख लो, और माइनस वालों को एक तरफ जोड़ के लिख के घटा देंगे। कैसे, जैसे कि आपका ये 7 8 8 7 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, और 17 और 16। भाई किसको देखो, ऐसे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बने ना तो इनको जोड़ने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। क्या करना है आपको, सिंपल सा आपको इनको जोड़ना है। 7 8 15, 15 2 17, और 17 और 16 को जोड़ दो, और इधर से 15 और 39 को जोड़ दो। तो 17 और 16 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 33, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और 15 39 कितना हो जाएगा आपका, 15 और 39 हो जाएगा आपका 54। भाई अब इससे माइनस करेंगे तो भाई आपको सर ये 33 है, ये माइनस का 54 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो भैया आंसर हमारा माइनस में आएगा। और माइनस वाला कितना आएगा माइनस का, तो आपका सर माइनस का आ जाएगा 21। दैट्स ऑल, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों ने आंसर दिया उनका आंसर एकदम सही हो जाएगा। भाई कितना आएगा, माइनस का 21। उम्मीद करता हूँ आंसर आ गया होगा सब लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन आपके सामने लग चुका। भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, और भाई ना इस क्वेश्चन को ना भाई क्रॉस मेथड लगेगा इसमें। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ना क्रॉस मेथड से करोगे भाई बहुत आसान बनेगा। ठीक है, कैसे, कह रहा है कि एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात ना 7:6 है। भाई देखो बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना दिया गया हमें, बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो दिया गया वो दिया गया हमें 7:6 के रेशियो में। कह रहा है कि यदि 4 लड़के और समूह में शामिल होते हैं और 3 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं, ठीक है, और आगे बोला है कि तो वो लड़कों से लड़कियों का अनुपात, तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात जो है ना वो 4:3 हो जाता है। कब, जब 4 लड़के समूह में शामिल हो जाते हैं और 3 लड़कियां चली जाती हैं। तो अनुपात कितना हो जाता है, जब क्लास में बच्चे समूह को छोड़ देते हैं तो 4:3 का रेशियो बन जाता है। जो हमने लाइन क्वेश्चन में छोड़ रखी थी, कह रहा है कि 4 लड़के क्लास में शामिल हुए, लड़के शामिल हुए कितने 4, तो इसमें कर देंगे प्लस का 4। और कह रहा है कि और लड़कियां जो है ना वो 3 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं। भाई समूह जब छोड़ देंगी तो ये क्या हो जाएंगी, माइनस में हो जाएंगी। कितनी छोड़ दी है भाई, 3, तो गर्ल्स के सामने लिख देंगे माइनस का 3। बस अब इसमें लग जाएगा क्रॉस मेथड, तो क्रॉस मेथड इसमें लगा देंगे। तो भाई इसकी गुणा इससे कर देंगे, और इसकी गुणा इससे कर देंगे, तो हो जाएगा 3 सत्ते 21, और ये हो जाएगा 6 चौको 24। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको सर ये हो जाएगा 6 चौको 24। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया, तो आपको सर इनके बीच का जो डिफरेंस आ गया वो आ गया 3 का। इसकी गुणा इसमें कर देंगे, इसकी गुणा इसमें कर देंगे, तो 3 चौको 12 किसका आएगा, माइनस का 12, और 3 चौको 12 ये आ जाएगा प्लस का 12। अब काफ़ी लोग जो गलती करेंगे ना वो गलती यहीं पर करने वाले हैं। वो क्या करेंगे सर, प्लस का 12 माइनस का 12, डिफरेंस भैया 0 आ गया। सबसे बड़ी जो गलती करेंगे ना भाई आप लोग यहीं पर गलती करोगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों, क्योंकि हमें इसका भाई क्या करना है, डिफरेंस बताना है, अंतर। हमें क्या बताना है मेरे दोस्त, हमें तो अंतर बताना है। और आपको बता दूं, जब भी आपका अंतर प्लस का 12 और माइनस, जब भी प्लस और माइनस में दिया जाए और अंतर पूछा जाए तो भाई वो संख्या आपकी जुड़ जाती हैं। तो ये प्लस का 12, ये माइनस का 12, ये संख्या अंतर में जुड़ जाएंगी। तो 12 + 12 कितना, माइनस का 12 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी कि इनका डिफरेंस कितना आया है, 24। ऊपर डिफरेंस कितना था, 3 का, यानी कि 3 बराबर किसके है, 24 के। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, तो 1 बराबर आ जाएगा 8। 1 की मान कितना आ गया, 8। क्वेश्चन में बोला है कि शुरू में समूह में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितनी थी। तो आप एक बात बताओ, शुरू में थे कितने, तो शुरू में तो भैया 7:6 का रेशियो था। तो टोटल थे कितने शुरू में, तो 7 और 6 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13। जब 1 का मान 8 है तो 13 का मान कितना हो जाएगा भाई, गुणे 8 कर देंगे। 13 अट्ठे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 104। दैट्स सॉल्व, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बोलो बात समझ में आ गई। क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इजी था, लेकिन यदि आपने इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया होगा तो ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम हॉल में गलत नहीं होगा। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा परेशान आपको एग्जाम में कर सकता है यदि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो। कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर डिफरेंस है, तो बड़ी संख्या या कोई छोटी संख्या से विभाजित करने पर भागफल 9 और शेषफल 41 बचता है, तो बड़ी संख्या के अंकों का योग कितना होगा। तो भाई देखो, दो धनात्मक संख्या है भाई, कोई भी मान लो, ए और बी मान लिया, अंतर पूछा है तो अंतर के लिए माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने छोटी संख्या ए और एक संख्या बी मान ली, बराबर अंतर कितना है इनका, 2001 का इनका है अंतर। अंतर कितने का आ गया भाई, 2001 का अंतर। ठीक है, अब कह रहा है कि बड़ी संख्या को जब हम छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारी है बी, बड़ी संख्या क्या है बी, कह रहा है कि बड़ी संख्या को ना छोटी संख्या से विभाजित करने पर, भाई बड़ी संख्या कौन है हमारी, ए है, सॉरी बड़ी संख्या को छोटी संख्या से, बड़ी संख्या हमारी क्या है ए, तो जब बड़ी संख्या ए को ना छोटी संख्या से विभाजित करें, तो यहाँ पर ए और इसको छोटी संख्या बी से विभाजित करने पर भागफल तो हमें 9 मिलता है और इसका जो शेषफल है वो हमें 41 मिलता है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो बस भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, भाज्य बराबर भाजक निकालेंगे, तो यानी कि बड़ी संख्या, तो भाजक है हमारा कितना ए, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, इसकी गुणा इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा कितना, हाँ बी और 9 है ना, तो ये हो जाएगा 9b, और इसको प्लस में कर देंगे तो ये आ जाएगा 41। तो ये हमारी क्या आ गई दोस्तों, ये आ गई हमारी बड़ी संख्या निकल कर। ये कौन सी संख्या निकल के आ गई, तो आपको सर ये बड़ी संख्या निकल के आ गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि बड़ी संख्या के अंकों का योग, तो ये तो आ गया ए का मान। अब ये बराबर कितना आ गया, 9b प्लस का 41। अब देखो यहाँ पर यदि मैं ए बराबर यहाँ पर माइनस का बी है ना, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, यहाँ से ध्यान से देखेंगे। अब देखेंगे यहाँ से ध्यान से, जब यहाँ से मैंने ए कॉमन लिया, तो जब ए यहाँ से मैं कॉमन लूँगा तो ए बराबर कितना बचेगा, तो ए बराबर ये 2001 इधर आ जाएगा, माइनस का भी उधर जाके कितना हो जाएगा, प्लस का बी हो जाएगा। ये आ गया। अब इसका मान जो यहाँ से मैंने निकाला है ना, इसका मान आपको इसमें रख देना है, बस सॉल्व कर लेंगे। तो ए का मान कितना है भाई, ए का मान है हमारा 2001 प्लस का बी, ठीक, बराबर 9b प्लस का 41। इसी में मुझे मान को इसको रख देना है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। ये कितना है आपका 2001 और बी 9b, तो भाई 9b में से एक भी माइनस कर देंगे तो 8b बचेगा, तो ये बचेगा 8b बराबर 2001 प्लस का 41, माइनस में हो जाएगा तो ये बचेगा आपका, एक में से एक जाएगा 0 और 10 में से 4 जाएगा 6, 1960 बचेगा आपका, 1960। 8 से कटेगा कितनी बार, 8 दूनी 16 और 8 चौको 32, 8 पंचे 40। तो बी बराबर हमारा कितना आ गया, तो आपको सर ये आ गया बी बराबर 245। तो बी का मान कितना आ गया, यहाँ से बी का मान आ गया 245। अब इस बी का मान नो आपको ए बराबर 2001 प्लस बी में रख देना है, बस आंसर आ जाएगा। अब इसका मान आपको किस में रख देना, अब इसका मान आपको इसमें रख देना है, ये मान आपको अब इसमें रखना है, बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बराबर कितना है हमारा 2001 प्लस का बी, बी का मान कितना है हमारा, बी का मान कितना है मेरे दोस्त, बी का मान है 245। 245 जोड़ देंगे, टोटल योग कितना होगा भाई, तो 2245 यानी कि 246, तो ये हो जाएगा 2246। अब ये आंसर नहीं है, अब कह रहा है कि बड़ी संख्या के अंकों का योग, तो भाई इनका योग पूछा है, तो इनके योग को जोड़ देंगे, 2 2 4, 4 4 8 और 8 6 कितना हो जाएगा 14। तो अंकों का योग कितना आ गया, 14 आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ में आ गई या नहीं। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी था लेकिन इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 5, एक कार्यालय में पूरे स्टाफ का औसत वेतन 135 रुपये प्रति माह है। अधिकारी का औसत वेतन 545 रुपये प्रति और गैर अधिकारी का 129 रुपये है। यदि अधिकारी की संख्या 15 है तो कार्यालय में गैर अधिकारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई देखो यहाँ पर दो टाइप के बंदे हैं, एक तो अधिकारी है, दूसरा गैर अधिकारी है। ठीक है, एक तो अधिकारी है, दूसरा गैर अधिकारी। तो इसको करेंगे भैया एलिगेशन मेथड से। सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ क्वेश्चन को करने का। तो एक तरफ देख लो अधिकारी, दूसरी तरफ लिख लेंगे गैर अधिकारी। तो कह रहा है कि अधिकारी का औसत वेतन, अधिकारी वाले कितने हैं भाई, अधिकारी वाले ये लिखो, ये आ गए अधिकारी वाले और ये हो गए गैर अधिकारी। अधिकारी वालों का औसत वेतन कितना है उसको यहाँ पर लिख लेंगे भाई, दिया गया हमें कितना 500
₹45। ठीक है, गैर अधिकारी वालों का कितना है? ₹129 है। कितना है मेरे दोस्त? ₹129। और क्वेश्चन में एक बात बोला कि पूरे स्टाफ का, तो पूरे स्टाफ का जो दोनों लोगों का है यानी कि अधिकारी और गैर अधिकारी, तो टोटल स्टाफ का कितना? 135। इसको लिख लेंगे भाई मिडिल में 135। बस एलिगेशन लगा देंगे, इसको घटा के यहाँ पर लिख दो, इसके बीच का अंतर यहाँ लिख देंगे। तो 545 में से 135 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो ये बचेगा आपका 410। कितना बचेगा? 410। इससे ये घटा देंगे तो ये कितना बचेगा? तो ये बचेगा हमारा 29। 635 होता है तो ये आ गया 6। ये हमारा रेशियो बन गया 6:410 में। अभी ये कट जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 2 3 6, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 0 और 2 पंचे 10, तो 3:205। अब कह रहा है कि यदि अधिकारी की संख्या कितनी है? 15 है। भाई आप बताओ अधिकारी की संख्या है कितनी? आपकी अधिकारी, गैर अधिकारी नहीं पूछा है, अधिकारी की संख्या। हमें तो गैर अधिकारियों की संख्या हमें तो बतानी है, लेकिन अधिकारियों की संख्या है कितनी भाई? आप बताओ। 3। आप कह रहे हो 3 है, वो कह रहे नहीं, अधिकारी की जो संख्या है ना वो 15 है। तो 3 15 का कितना गुना है? 5 गुना है। जब ये इसका 5 गुना है, 3 पचे 15, तो हमें इसका भी 5 गुना कर देना है। तो 205 का 5 गुना कर देंगे तो बराबर में कितना आ जाएगा? 5 25 की 5 कैरी करेगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और 5 दूनी 10, तो कितना आ गया भाई? 1025। यानी कि कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कि 1025 गैर अधिकारियों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है। तो गैर अधिकारी वाले 1025 हैं और अधिकारी वाले कितने हैं? 15 है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच का रेशियो 8:5 है। उनकी आय से 20% की वृद्धि और व्यय में 30% की वृद्धि होती है, तो उसकी मासिक बचत कितनी परसेंट की वृद्धि या कमी होगी? भाई आप सभी जानते हो, देखो वैदिक की आय और व्यय, व्यक्ति जो होता है उसकी इनकम आती है, फिर आय में से वो व्यय करता है और व्यय के बाद जो अमाउंट बचता है वो उसकी बचत होती है। तो एक तरफ लिख लेंगे यहाँ पर दोस्तों आय खर्च और बचत। ठीक है, कह रहा है कि इसकी जो बीच की आय और व्यय, तो आय और व्यय का रेशियो कितना दिया गया है? आय कितनी है भाई? 8:5 के रेशियो में दिया गया है। और कह रहा है कि इनकी आय में ना 20% की वृद्धि हो जाती है। भाई देखो, ये अनुपात है 8:5 में, और जो वृद्धि हो रही है वो किस में हो रही है? परसेंटेज में। जब बात परसेंटेज की आ रही है ना, तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा दो अपनी ओर से, आय में भी और खर्च में। अब ज़्यादा सही लग रहा है भाई। ये 800 रुपये कमा रहा है, 500 रुपया खर्च कर रहा है वैदिक। ठीक है, अब ये 2 जीरो इसलिए लगा दिया कि 20% है, आगे भी व्यय में भी 30% की वृद्धि होगी। तो भाई आप लोग डेसिमल में फंस जाओगे, पॉइंट में आंसर आएंगे, तो उससे अच्छा है कि इसको जीरो मान लो परसेंटेज से, इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब देखो कह रहा है कि इसकी आय में ना 20% की वृद्धि होगी। अब इसकी आय पहले 800 थी, अब इसमें 20% की वृद्धि हो गई। तो 800 का 20% कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 160। यानी उसकी आय 160 रुपये बढ़ गई। लेकिन उसके खर्च में भी 30% की वृद्धि होगी। खर्च पहले था 500, अब ये 30% इसका भी बढ़ गया। तो कितना हो गया? 3 पचे 15 यानी कि 150। खर्चा कितना बढ़ गया? 150। जैसे ही उसकी इनकम 160 रुपये हुई, वैसे ही उसका खर्चा भी बढ़ गया 150 का। तो भाई आप बताओ, 160 खर्च कर रहा है, 160 कमा रहा है, 150 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा? आप कहोगे सर बचा तो वो 10 रुपये रहा है। भैया 160 रुपये कमाया, 150 खर्चा कर दिया और उसने कितना बचाया? 10 बचाया। ठीक वैसे ही उसने यदि 800 खर्च किया, 500, 800 कमाया, 500 खर्च किया, तो यहाँ पर उसने कितना बचाया? आपको सर उसने यहाँ पर 300 बचाया। बात समझ में आ गई? कितना बचाया? 300 यहाँ पर बचाया। हमसे क्या पूछा है? उसकी मासिक बचत में। तो भाई बचत में पूछा है कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। भाई परसेंटेज में बताना है ना। भाई आप बताओ कितने की बचत की है? बचत तो हुई है 10 की। किस में से? इस टोटल में से। भाई पहले उसकी बचत कितनी होती थी? 300, अब वो 10 रुपये और बचा रहा है, तो कितना हो जाएगा? 10/300 और गुणा कर देंगे भाई 100 से। सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो, 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9, तो 3 सही 1/3। 1/3 की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? वृद्धि हो जाएगी। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है। तो वृद्धि वाले पे लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी के पास। सी वाला एकदम सही जवाब होगा। 3 सही 1/3% की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर? चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि आयकर की दर को आयकर की दर में 19% की वृद्धि होती है तो प्रभावी आय 1% की कमी है, तो आयकर की दर।
देखो आयकर यानी कि हमारी आय, आय जो होती है हमारी वो क्या होती है, नेट इनकम होती है, और नेट इनकम प्लस का टैक्स जो उस पर टैक्स लगता है। ठीक है, यहाँ पर देखो कह रहा है कि आयकर की दर में ना 19% की वृद्धि हुई है, आयकर की दर में यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो दर यानी कि टैक्स कितना लग रहा है भाई, तो भाई यहाँ पर वृद्धि हो रही है ना रेट, तो रेट में भैया यहाँ से टैक्स, भाई देखो इसका जो फॉर्मूला होता है मैं आपको बता दूँ, इनकम यानी कि आय बराबर ये होता है हमारा नेट इनकम प्लस का कितना होता है टैक्स, क्योंकि नेट इनकम जो हमारे अकाउंट में जो सैलरी आती है वो टैक्स के साथ कट के हमारी नेट इनकम आती है। यदि टोटल सैलरी बोलेंगे तो टैक्स को भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा टैक्स कितना है भाई, 19% है। कितना है, 19%। और 19% जो टैक्स है ना भाई, वो हमारी नेट इनकम जो हमारी इनकम है ना उसमें से 1% की कमी होगी, तो टैक्स कितना लग गया, 1% का। तो ये कमी कितने की आ गई, 1% की कमी आ गई। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो हमारा से ये कितना आ गया था, ये हमारा था कितना टैक्स, तो हमारा जो टैक्स है वो कितना है भाई, 19% है। तो भाई नेट इनकम क्या हो जाएगी, तो नेट इनकम देखो टैक्स, टैक्स में क्या कह रहा है कि टैक्स में बोला है कि 1% की कमी यानी कि प्रभावी आय, तो प्रभावी आय यानी कि टैक्स में 1% की कमी हो गई, तो हमारी नेट इनकम थी कितनी, 19। हमारी इनकम नेट इनकम कितनी थी, 19 थी, और 19 में एक की कमी हो गई। ठीक है, तो हमारी जो आय थी ये क्या होगी, हमारी आय, तो हमारी टोटल आय कितनी थी, तो टोटल आय में जोड़ देंगे 19 और एक कितना हो गया, 20। तो हमारी टोटल आय थी कितनी, 20, ये हमारी हो गई टोटल इनकम, ये होगी हमारी टोटल इनकम यानी कि टीआई। ठीक है, तो कह रहा है कि आय की दर में कितने परसेंट की आयकर की दर क्या होगी, मतलब कितने परसेंट इसकी दर होगी। तो भाई देखो टैक्स कितना कटा है, एक, किस पर, आय पर, आय थी कितनी 20 और गुणा कर देंगे 100 का, 20 से कटेगा 5 बार, दैट्स ऑल 5% की दर निकल के आ जाएगी। 5% वाला ऑप्शन नंबर ए के पास है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टीमर और एक मोटर बोट एक बंदरगाह और एक घाट के बीच की जो दूरी है वो 7 घंटे 20 मिनट में और 10 घंटे 40 मिनट में तय करते हैं, तो उनकी गतियों का अनुपात कितना। भाई देखो रेशियो पूछा है हमसे, क्या पूछ रहा है, रेशियो। भाई देखो ये जो 7 घंटे 20 मिनट है ना भाई, इसको ना घंटे में चेंज कर लो, 7 घंटे 20 मिनट को, इसको टोटल को घंटे में चेंज कर लो। तो इसको कैसे चेंज करेंगे भाई, देखो यहाँ पर तो ये हो जाएगा 7 प्लस का 20 बटे मिनट में है भाई, घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 20 बटे 60, तो 20 एकम 20, 20 तियाँ 60, तो ये कितना हो जाएगा, 23 सत्ते 21 एक 22 बटे 3 घंटे, यानी कि ये 7 घंटे 20 मिनट का 2 घंटे में चेंज किया, तो ये कितना आ गया, 22 बटे 3 घंटे। वैसे ही 10 घंटे 40 मिनट को भी इसको घंटा बना लेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 घंटे 10 गुणे 40 बटे 60, ये हो जाएगा 20 दूनी 40, 20 तियाँ 60, तो 10 तियाँ 30, 30 दो हो जाएगा 32 बटे 3 घंटे। ये आ गया दोस्तों इसका 32 बटे 3 घंटे। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये सारे मान आपके निकाल के बता दिए हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एक स्टीमर है और एक मोटर बोट है, तो ये आ गया इनकी समय का रेशियो, तो समय का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया टोटल, यहाँ पर मैं लिख दिए देता हूँ। तो इनका जो समय का रेशियो आ गया यानी कि टाइम कितना है इसका, 22 बटे 3, और इसका कितना है 32 बटे 3 घंटे। तो समय का ही रेशियो तो पूछा था नहीं, हमसे तो कह रहा है कि उनकी गति का अनुपात यानी चाल का अनुपात, हमसे स्पीड का टाइम पूछा है। तो बस चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो बस निकाल देंगे। तो 3 से ये 3 आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसको काटेंगे 2 से, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 छक्के 12। तो हमारा जो चाल का रेशियो कितना आ गया, 11:16। 11:16 आएगा, बोले नहीं 11:16 नहीं, ये तो कट गया। अब भाई ये कितना हो जाएगा भाई, चाल का पूछा है ना, तो देखो समय जो होती है वो चाल के समानुपाती होती है, तो ये जो चाल होगा वो आएगा 16:11, पलट जाएगा ना भाई, क्योंकि समय जो होता है ना वो चाल के विपरीत होता है, तो चाल समय के विपरीत है, तो बस अपोजिट कर देंगे, 16:11। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी के पास है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राम एक वस्तु को बेचकर 30% का लाभ कमाता है और इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना की जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो ये क्वेश्चन होता है आसान, कैसे आसान होता है, अब इस सुनने में तो कठिन सा लगेगा लेकिन इसको आसान बनाते हैं। देखो एक वस्तु को बेचकर उसने लाभ कितने का कमाया, 30% का। हमें नहीं पता कि उसने वो वस्तु कितने में खरीदी है। जब आपको कोई चीज़ ना पता हो कि भाई
इसने वस्तु कितने में खरीदी, उसको तुरंत आपको 100 मान लेना है। यानी कि उसने जो वस्तु खरीदी होगी वो 100 रुपये में खरीदी होगी और उस पर ना वो 30% का लाभ कमा रहा है। यानी कि 30% का जब लाभ कमाएगा, जब उस वस्तु को ज़्यादा में बेचेगा। तो भाई आप एक बात बताओ कि भैया लाभ हमें कमाना है 30% का प्रॉफिट। आपने वस्तु 100 रुपये में खरीदी तो कितने में बेचोगे? तो भाई 30% के लाभ का मतलब मैं उस वस्तु को 130 रुपये में यदि मैं उस वस्तु को बेचता हूँ तो इस पर मिलने वाला जो प्रॉफिट यानी कि लाभ होगा वो हमें कितना मिलेगा? 30 मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो लाभ हमें कितने का हुआ? आपको सिर्फ 30 का लाभ हुआ। और जो लाभ प्रतिशत होता है या हानि प्रतिशत होता है वो हमेशा किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। लेकिन यही गलती आपको यहाँ पर नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है कि क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना की जाए। यही लाइन तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब कुछ लोग क्या करेंगे भाई, लाभ हुआ है सर 30 का, किस पर होता है? आपने हमेशा बताया है कि लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो हमेशा सीपी पर निकालते। वो तुरंत करेंगे 30/100 गुणे 100 और काट देंगे 30% बता देंगे। ऐसा तो आपको कतई नहीं करना है। ऐसा तो भैया हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि क्वेश्चन ने हमें साफ साफ बोल रखा है कि क्रय मूल्य के स्थान पर विक्रय मूल्य की गणना की जाए। तो विक्रय मूल्य है कितना हमारा? 130। लाभ कितने का हुआ है मेरे दोस्त? 30 का। तो किस पर गणना कर रहे हैं? विक्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य कितना है? 130 और गुणा कर देंगे 100 से। बस इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो देखो जीरो से आपका एक जीरो कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा हमारा 100/13। तो 100/13 सॉरी 300/13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 300/13। तो बस भाग देंगे, आंसर आ जाएगा। 13 से देंगे कितनी बार जाएगा? 13 दूनी 26, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, 13 × 3 = 39। तो देखो 23.1 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 23.1% का आ जाएगा लाभ। ऑप्शन नंबर सी के पास है, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। और आगे बढ़ते हुए अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 360 मीटर लंबाई की एक ट्रेन 30 सेकंड में एक बिजली के खंभे को पार करती है। ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंडिंग में, समझ लो ये क्वेश्चन ऐसा ही पूछ लेगा एग्जाम में आपसे। ऐसा क्वेश्चन भैया मैं आपको हमेशा हर एक प्रैक्टिस सेट में ऐसा क्वेश्चन लाता हूँ ताकि आपकी एक इस पर जो पकड़ है वो थोड़ी सी मजबूत हो जाए। भाई देखो, जब भी कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती है, किसी पुल को पार करे या किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करे, तो वो अपनी खुद की लंबाई को पार करती है। ये तो भाई आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कई बार और आप सभी जानते भी होंगे। तो यहाँ से देखो भाई, सबसे पहले देखो कह रहा है कि 360 मीटर लंबाई की एक ट्रेन, और कह रहा है कि 30 सेकंड में बिजली के खंभे को पार करती है। देखो 360 मीटर की लंबाई है, वो लंबाई की एक ट्रेन है। तो ट्रेन जब बिजली के खंभे को पार करेगी ना, तो वो अपनी लंबाई को पार करेगी, यानी अपनी खुद की लंबाई के बराबर पार करती है। तो यहाँ से निकालेंगे स्पीड। स्पीड इसको मान लेते हैं S1। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है हमारी? 360 और समय कितना ले रहा है? 30 सेकंड। तो कितना हो जाएगा? काटेंगे इसको, 12 3 36 यानी कि 12 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या आ गई दोस्तों? इसकी चाल। ये आ गई पहले वाली की चाल। तो लेकिन इसकी जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी दोस्तों? 360 मीटर। ये 360 मीटर। और कह रहा है कि विपरीत दिशा से चलने वाली समान लंबाई की एक दूसरी ट्रेन, यानी कि यहाँ पर दो ट्रेन है, इसीलिए मैंने इसको क्या माना था? S1 माना था इसीलिए। ठीक है। तो इस ट्रेन गाड़ी की लंबाई कितनी होगी तुम्हारी? 360 मीटर लंबी ट्रेन की रेलगाड़ी। अब कह रहा है कि एक दूसरी रेलगाड़ी है, उसकी भी समान लंबाई की, तो यानी दूसरी रेलगाड़ी भी समान लंबाई की है, वो भी उसकी लंबाई कितनी है? 360 मीटर। और वो कह रहा है कि विपरीत दिशा से आ रही है। तो विपरीत दिशा में इधर से ये आ रही, तो ये इधर से जा रही थी। और इसकी यहाँ से निकाल लो इसका समय। तो समय इसकी चाल कितनी आ गई थी? ये चाल आ गई थी इसकी 12 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। ये जो चाल आई है ना, चाल, ये 12 इसी की आई है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आप समझ सकें। तो इसकी चाल कितनी आ गई थी? 12 मीटर प्रति सेकंड। और 360 मीटर लंबी एक विपरीत दिशा से एक गाड़ी और आ रही है। तो इसको मान लिया हमने, इसकी चाल कितनी हो गई? S2। तो बस निकाल लेंगे इसकी चाल। तो इसकी चाल कैसे निकालेंगे भाई? इसकी चाल जो है कैसे निकालेंगे? कह रहा है कि इसे 15 सेकंड में पार करती है। ये कितना समय ले रही है यहाँ से? ये इसका जो समय बोल रहा है कि 15 सेकंड का समय लेती है। ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे, दूरी निकालेंगे। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। बस निकाल देंगे भैया। तो D बराबर कितना हो जाएगा? तो दूरी हमारी कितनी है? दूरी जुड़ जाएगी, 360 मीटर ही है, 360 ही है, क्योंकि विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं।
तो जब विपरीत दिशा में जब हमारी चालें जुड़ती हैं तो ये कितनी हो जाएगी, तो आपको सर 360 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 720 बराबर चाल कितनी है, तो चाल इसकी है 12 मीटर प्रति सेकंड, इसकी चाल हमें निकालनी है। तो ये हो जाएगा 12 प्लस का S2 गुणा समय कितना ले रही है 15 सेकंड, ये समय कितना ले रही है 15 सेकंड, तो बस गुणा कर देंगे 15 से, 15 से काट देंगे, 15 चौको 60 और 15 अट्ठे 120 48। तो S2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 48 बराबर 12 प्लस का S2। तो यहाँ से S2 यानी कि दूसरी रेलगाड़ी की क्या बतानी थी, चाल। तो S2 बराबर आ जाएगा 48 माइनस का 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 मीटर प्रति सेकंड। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के पास है, दैट्स ऑल। ये इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 मीटर प्रति सेकंड। आई होप कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। अगर 2 और व्यक्तियों को जोड़ दिया जाता है तो औसत 3 वर्ष बढ़ जाता है। तो नए व्यक्ति की आयु में 9 वर्ष का अंतर है। तो नए व्यक्तियों में से सबसे छोटे की आयु क्या है। भाई देखो, भाई 15 व्यक्ति थे, भाई व्यक्ति कितने हैं भाई 15, ठीक है। यहाँ पर भी देखो लिखे हैं भाई 15 व्यक्ति हैं, इनकी औसत आयु 32 वर्ष है। अगर कह रहा है कि 2 व्यक्ति और आ गए, तो भाई यहाँ से देखो कुल वृद्धि कितने की हुई। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ से निकालेंगे कुल वृद्धि। तो भैया पहले व्यक्ति कितने थे हमारे, पहले व्यक्ति थे 15, अब 2 और आ गए, तो व्यक्ति कितने हो गए दोस्तों, टोटल 17। और कह रहा है तो औसत भी 3 वर्ष बढ़ जाता है। तो 3 वर्ष औसत यदि बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो कितने का वृद्धि हो जाएगी, तो 17 तियां 51, यानी कि जो इनकी जो वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है, आपको हुई सर 51 की वृद्धि हुई है। तो कह रहा है कि नए व्यक्तियों की आयु, यानी कि नए व्यक्ति कौन है, जो इसमें से 2 हमने व्यक्तियों को जोड़ा है। तो 2 व्यक्ति मान लिया कि A प्लस बी, ये 2 व्यक्ति आए हुए थे। तो A प्लस बी 2 व्यक्ति आए हैं, तो इनकी आयु में 9 साल का अंतर है। कितने का अंतर है, 9 साल का। लेकिन ये जो A और B आए हैं ना, इनकी औसत आयु कितनी थी, 32 वर्ष। तो ये 15 व्यक्तियों की थी, अगर 2 आ गए हैं ना, तो औसत वर्ष भैया कितना हो जाएगा, तो इसका भी ये 2 गुना हो जाएगा। यानी कि ये 32 है, तो 32 का क्या कर देंगे भाई, 2 गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 32 दूनी 64 हो जाएगा। तो A प्लस बी यानी कि जो 2 व्यक्ति है वो कितना आए हैं, 64। और कुल वृद्धि कितनी की हुई थी, 51 की। बस जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा हमारा कितना, तो 64 प्लस का 51, ये आ जाएगा हमारा 115। कितना आ गया, 115। तो कह रहा है कि नए व्यक्ति की आयु में 9 साल का अंतर है। अब अंतर की बात करते हैं तो A माइनस बी दोनों के बीच का अंतर कितने का है, 9 का अंतर है। अंतर कितने का है, 9 का। तो कह रहा है कि सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन है इसमें से, बी है, क्योंकि ये माइनस में है ना। तो सबसे छोटा बी, तो ऐसे हम बी को निकालेंगे, बी की आयु कितनी है। तो भाई इसकी टोटल आयु, दोनों की आयु कितनी थी, 115। ए प्लस बी और ए माइनस बी का मान कितना है, 9। तो बस दोनों को क्या कर देंगे, इनके योग को घटा देंगे। तो 15, 115 है ना, तो 115 माइनस का 9 और 2 से भाग दे देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 106 डिवाइड बाई 2, काट देंगे तो 2 पंचे 10, 2 तियां 6, तो कितना आ गया, 53। ये आ गई सबसे छोटे वाले की, ठीक है। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। यदि बड़े वाले का पूछता तो 115 प्लस 9 को जोड़कर 2 से भाग दे देता, तो आ जाता बड़े वाले की, ठीक है। ये आ गई सबसे छोटे वाले की, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष के अंत में 15,000 रुपये की राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 9750 है। यदि ब्याज की दर को 3% कम कर दिया जाए तो ब्याज कितना होगा। इस क्वेश्चन को ना भाई करने का मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। कोई फार्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल आपको कॉन्सेप्ट समझना है। देखो 5 साल के अंत में कितना मिल रहा है भाई, 15,000 रुपये की राशि प्राप्त हो रही है। किस पर, साधारण ब्याज पर। कितने रुपए, 9,750। और कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 3% कम हो जाए। देखो समय कितना है, 5 वर्ष। अब जो 3% की जो दर कम होगी ना भाई, वो इस 5 साल के अंत में होगी। तो यहाँ से हम निकालेंगे सबसे पहले इसकी कुल कमी, कि कुल कमी कितनी हो जाएगी, कुल कमी कितनी हो जाएगी। तो कुल कमी कितने की हो रही है, 3% की कमी हो रही है। तो 3% की कमी कितने समय के लिए, 5 साल के समय के लिए। तो टोटल कमी आ जाएगी हमारी 3 पचे 15% की। यानी जो कुल कमी हुई है ना, वो कितने की हुई है, 15% की कमी। किस पर, 5 वर्ष के अंत में। लेकिन राशि हमारी थी कितनी 5 वर्ष के अंत में, तो आप कहोगे भैया 5 वर्ष के अंत में तो हमारी राशि 15,000 थी।
कितनी थी मेरे दोस्त, आपको सर 15,000 थी, लेकिन 15,000 पर जो राशि कम हुई है वो कितनी हुई है, कुल कमी 15% की। तो बस इसका 15% यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15/100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, और 15 हो जाएगा आपका 225, यानी कि यह आ जाएगा एक जीरो 2250। ये क्या है 2250, ये आ गई हमारी दोस्तों कमी। लेकिन साधारण ब्याज पर जो राशि प्राप्त हुई थी वो हमें कितनी हुई थी, वो हुई थी हमें 9750, और इस 9750 में से ये 2250 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ब्याज निकल के आ जाएगा। बस माइनस कर दो, सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान हो गया। जीरो जीरो, 7 में से 2 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यानी कितना आ गया 7500। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, आ गया आंसर। क्लियर? उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमिक दो छूट प्रत्येक x% देने के बाद कुल छूट 259 रुपये 20 पैसा है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 720 है तो x का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को ना भाई करने के भाई दो मेथड है। एक तो मेथड टफ है कि भैया फंसे रहोगे, और एक मेथड भैया केवल केवल आपको समझना है। बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि बात समझ में आ जाएगी तो अच्छी बात है। वस्तु का अंकित मूल्य, भाई तो कह रहे हैं कि दो छूट मिल रही हैं, इसमें एक तो x% की छूट मिल रही है, और इसके बाद जो कुल छूट है ना भाई, उसको 259 रुपये 20 पैसे की छूट मिली है, 259 रुपये 20 पैसे की। लेकिन वस्तु का अंकित मूल्य, जो छूट मिलती है ना भाई, वो किस पर मिलती है, MP मार्क प्राइस अंकित मूल्य पर हमें छूट मिलती है। अंकित मूल्य हमारा 720 रुपया। भाई देखो यहाँ से हम देखो, जो आपका 259 रुपये 20 पैसे की छूट मिली है ना भाई, इसको परसेंटेज में आपको बताना निकालना है कि कितने परसेंट की छूट मिली है। यदि आप इसका परसेंटेज आपने निकाल दिया कि यानी कि 259 रुपये 20 पैसे की जो छूट मिल रही है, इसको परसेंट में चेंज कर दो, तो यहाँ से आप इसका एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, जो कि क्रमिक छूट होगी हमारी। निकालेंगे तो भाई ये कितना है, 25 259 रुपया 20 पैसा, 259 रुपया 20 पैसा है ना, तो पॉइंट है 20, या 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कितने पर, अंकित मूल्य कितना था हमारा 720। जैसे ही मैं पॉइंट हटाऊंगा तो इसके पीछे एक जीरो आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7200, और गुणा कर देंगे भाई 100 से। इसको कैलकुलेट करेंगे, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट, 72 से काटेंगे, नहीं कटेगा, 9 से काट दो, 9 अट्ठे 72, 9 से कट जाएगा, 9 तीन दूनी 18, 7 बचेगा, 9 नेम 81, 4 9 सत्ते 63, और ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 7 बचेगा 79, 79 हो जाएगा, और 9 अट्ठे 72, 72, और ये कितना बचेगा आपका 7, और 9 अट्ठे 72, 288। अब ये किससे कटेगा भाई, अब ये कट जाएगा 8 से, तो 8 से काटेंगे, 8 3 24, और 8 6 48, 36 बार, यानी कि इसकी जो जो परसेंटेज इसके कितना आ गया, छूट जो मिल रही है वो कितनी की मिल रही है, 36% की छूट मिल रही है। यानी कि मैंने 259 रुपये 20 पैसे को किस में चेंज कर लिया भाई, दर में, यानी कि परसेंटेज में। तो बस हमसे कह रहा है कि क्रमिक दो छूट, तो क्रमिक दो छूट का एक फार्मूला आपको मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। क्या, इसका एक फार्मूला होता है A+B माइनस का A/B/100। ये मैंने आपको शायद डिस्काउंट में भी बताया है, और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में। ये होता है क्रमिक छूट का, बहुत बहुत ही मतलब ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। और ऐसा ही क्वेश्चन आपको इस बार 2025 में भी SSC GD एग्जाम में देखने को मिलेगा इसी फॉर्मूले पर। बट देखो अब इसको करना है ऑप्शन से इसको करेंगे, ठीक है। अब इसका पहला ऑप्शन ले लो, ठीक है। जैसे मैंने इसका पहला ऑप्शन चेक किया, 18 प्लस का 18 माइनस का 18 गुणे 18/100, क्या 36% आएगा भाई, 36% आने का ही नहीं है। तो सोच के देखो ना भाई, तुम क्यों ऐसे ऑप्शन रखो ना भाई, जिससे हमारी कैलकुलेशन भी आसान बनेगी। तो भाई देखो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर मैं ऑप्शन उठाता हूँ 20, क्योंकि 20 जो होगा भाई ये 36% के कैसा होगा भाई, इसके क्रमिक छूट के बराबर। कैसे, देखो 20 + 20 कर देंगे तो कितना हो गया भाई, आपको सर ये हो गया हमारा 40, माइनस का 20 गुणे 20 कर देंगे, और बटे में कितना आ जाएगा आपका 100, जीरो से जीरो आपके कैंसिल आउट, 20 20 40, और 40 माइनस का 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 36। तो देखो 36 आ गया, 36% ही था, तो आ गया ना, सेटिस्फाइड हो गया। तो बस हो गया ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20। बस ऐसे क्वेश्चनों का ना ऑप्शन से आप रख के चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14।
अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन शायद मैंने आपको पिछली बार प्रैक्टिस सेट में भी मतलब इसी टाइप का एक क्वेश्चन कराया था। कह रहा है कि 4√3, 5√4, 10√2, 1 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। भाई ऐसे देख के तो आप बता नहीं पाओगे कि भाई सबसे बड़ी संख्या कौन है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना भाई कैसे सॉल्व करना, भाई मेरी बातों को ध्यान से सुनना। भाई 4√3 को मेरे दोस्त मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो 4√3 को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर, क्या लिख सकता हूँ भाई, 3 की पावर, और ये जो 4√3 है ना, और इसकी पावर हो जाएगी 1/4। बात समझ में आ गई। वैसे ही मैं 5√4 को मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/5। वैसे ही 10√2 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/10, और एक को ऐसे ही लिख लेंगे जैसा क्वेश्चन में दिया गया है। अब आपको क्या करना है, इनकी जो पावर के जो हर है ना, हर यानी कि डिनोमिनेटर, इनके जो हर है ना, इनका ले लेंगे एलसीएम। जैसे यहाँ पे हर कितना है इसका 4, यहाँ इसका 5, यहाँ इसका 10, इनके हर का क्या ले लेंगे भाई, एलसीएम। तो 4, 5, 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 20। 4, 5, 10 यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि आप समझ सकें, क्योंकि इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। यानी कि इनके 4, 5 और 10 का इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपको, सर एलसीएम आ गया इसका 20। इनके डिनोमिनेटर का क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो बस इसकी गुणा यहाँ पर कर देंगे, 20 की यहाँ पर भी कर देंगे, 20 की गुणा यहाँ पर भी कर देंगे, और 20 की गुणा यहाँ पर भी कर देंगे। और इसमें भी कर दोगे भैया 20 की पावर की गुणा, तो भाई 1 की पावर 20 का 10,000 कर दो, तो वो एक ही रहेगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ये हमेशा एक ही रहेगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो 4 से कटेगा, 4 पंचे 20, 5 से काटेंगे 5 चौके 20, 10 से काटेंगे 10 दूनी 20। तो ये हमारा बन जाएगा 3 की पावर 5, 4 की पावर 4, 2 की पावर 2, और 1 का 1 ही रहेगा। तो 3 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 सत्ता 3 81, 3 243 हो जाएगा भाई, 243। 4 का पावर कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, चौको 64, और 4 की पावर 4 है, 4 चौको 16, चौको 64, चौको कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, और ये 1 का 1 ही रहेगा। तो हमसे क्या पूछी थी, सबसे बड़ी संख्या। तो अब आप एक बात बताओ कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या तो 256 है। और ये 256 कहाँ से मिला, इसे 4 से, इसे 4 से ही तो मिला है 256, यानी कि 4 रूट 4 और 5 से। तो यानी कि कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी के पास है। तो यही संख्या जो हो जाएगी हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो ये 256 किससे मिला, ये 256 मिला हमें 5√4 से। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 60-80 मिनट में भरते हैं। तीसरा पाइप सी पूरी तरीके से टंकी को 120 मिनट में खाली करता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। भाई तो कह रहा है कि टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। ऐसा क्वेश्चन अभी बहुत आसान होता है, और ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपके इस बार भी एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर बनेगा। देखो भाई एक ऐसा है भरने वाला पाइप, तो ए कितने देर में भर रहा है, ए भर रहा है 60 मिनट में, ठीक है। और एक पाइप है बी, दूसरा पाइप बी है जो कि इसको 80 मिनट में भर रहा है। और एक तीसरा पाइप है सी जो कि इसे 120 मिनट में खाली कर रहा है। तो यहाँ पे मैं माइनस लगा देता हूँ इसलिए ताकि ये खाली करने वाला पाइप है, ठीक है। इसलिए हो गया माइनस लगा दिया ताकि ये खाली पाइप खाली करने वाला पाइप है। भाई इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इन तीनों का, तो एलसीएम इनका आ जाएगा 240। कितना आ जाएगा, एलसीएम आ गया 240। तो इनकी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौको 24 यानी कि 4, और 8 तिया 24 यानी 240, और 12 दूनी 24। ये आ गया माइनस का, क्योंकि ये खाली करने वाला है। ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। तो टोटल ये हमारी टंकी है, यानी टोटल वर्क मान लो इसको, या टोटल टंकी मान लो, या टोटल इसकी क्षमता मान लो। तो हमसे कह रहा है कि यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं। भैया अब तो मैंने ए को भी खोल दिया है, प्लस बी को भी खोल दिया है, प्लस सी को भी खोल दिया है, लेकिन सी कैसा है, खाली करने वाला है ना। तो यहाँ पर भी एक लगा देंगे माइनस, माइनस का सी, क्योंकि भाई खाली करने वाला है। लेकिन पाइप तीनों खुले हैं। ए कितना भर रहा है भाई, ए की क्षमता है 4 भरने की, बी की क्षमता कितनी है भाई, बी भर रहा है प्लस का 3। लेकिन सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो माइनस लगा देंगे, कितना खाली कर रहा है 2। तो ए बी माइनस सी इनका टोटल कितना आ जाएगा, तो आपको सर 4 3 7 -2 यानी कि 5। ये 5 जो है ये आगे निकल के आ गई। अब कह रहा है कि तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। लेकिन टोटल टंकी कितनी की है, टोटल टंकी है 240 लीटर की, और कितना समय लगेगा 5। भाई कितनी टंकी भर, एक तो समय निकाल ले लेंगे, 240 टंकी को 5 की क्षमता से भरेंगे, कितना भर जाएगा, 5 चौको 20,
और 5×8 = 40, यानी कि 48 मिनट में जो है टंकी आपकी भर जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन कह रहा है कि नमक की दो किस्में टी और एस, जिनकी क्रयमूल्य क्रमशः 25 रुपये 35 रुपये प्रति किलो है, तो 4:6 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। मिश्रित किस्में को 37 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत लगभग कितना होगा। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, लगभग। हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं देना है, लगभग में बताना है, ठीक है। जो भी पॉइंट में निकल के आए उससे कोई लेना देना नहीं, लगभग अप्रॉक्स आंसर आपको बताना है। भाई देखो, दो किस्में हैं टी और एस, इनके क्रयमूल्य का रेशियो कितना दिया गया है, 4:6 के अनुपात में। इनका अनुपात कितना है, 4:6 के अनुपात में दिया गया है। और कह रहा है कि इनको 25 रुपये और 35 रुपये। भाई देखो, 4:6 के अनुपात में है। टी वाले को 25 रुपये प्रति किलो, और दूसरे एस वाले को 35 रुपये प्रति किलो। तो ये 35 रुपये प्रति किलो के हिसाब से कितना हो जाएगा भाई, 25 चौको 100, और ये कितना हो जाएगा, 35 छिक्का 210। कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। तो कह रहा है कि मिश्रित किया जाता है, तो कह रहा है मिश्रित किस्म में ना 37 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से इसको बेचा जा रहा है। भाई देखो, इनके बीच का इनको देखो टोटल मिश्रण कितना है हमारा, टोटल। तो टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे 210 और 100, कितना हो जाएगा 310। तो जो टोटल मिश्रण है ना हमारा, हमने कितने में खरीदा, यानी कि CP बराबर कितना आ गया, जोड़ देंगे तो ये आ गया हमारा 310। और भाई टोटल यहाँ से हमारा मिश्रण कितना है, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इसका टोटल। ये टोटल हमारा कितना है, तो 6 और 4 10, तो टोटल मिश्रण कितना है 10। आप कह रहे हो टोटल मिश्रण 10 है, वो कह रहा है कि मिश्रित किस्म 37 रुपये प्रति किलोग्राम। मिश्रित किस्म आपकी कितनी है 10, उसकी कितनी है 37। तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर 10 गुणे 37, ये टोटल, यानी इसको मैंने कितने में बेचा था, तो SP हमारा आ जाएगा 37 दाम 370। ये आ गया हमारा इसका विक्रय मूल्य, यानी कि 370 में बेचा। आप एक बात बताओ, खरीदा 310 में, 370 में बेचा, लाभ होगा या हानि। आप कहोगे सर लाभ। कितने का लाभ होगा, आप कहोगे सर यहाँ पर हमें 60 का लाभ होगा। और लाभ हो या हानि हमेशा CP पर निकालते हैं, तो यहाँ से निकालेंगे, क्या निकालेंगे, लाभ प्रतिशत। तो कितने का लाभ हुआ है, 60/310, यानी कि CP पर, और गुणा कर देंगे 100 से। 0 से 1 0 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 60 दाम 600, और बटे में कितना आ जाएगा 31। तो भाई इसको भाग देना है आपको। तो बस जैसे ही आप 600 में भाग 31 का देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। लगभग में आंसर देना है ना, तो चाहो तो आप ऐसे करके लगभग में भाग में आंसर दे सकते हो। कैसे, कैसे कि भाई 31 को आप 30 मान लो, 31 की जगह 30 मान लेंगे, तो इसको काट देंगे तो 30 दूनी 60, तो 20 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा भाई, 20 आ जाएगा। लेकिन आप वैसे यदि आप 31 से भाग देंगे तो ये पॉइंट में जाएगा, तो ये 19.35, और 19.35 ही तो आंसर आएगा। लेकिन इसको लगभग में आंसर देना है, तो लगभग में हम इसको 20 भी बोल सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा 20%, क्योंकि लगभग में हमें आंसर देना था। तो इसको फिर मैं लिख सकता हूँ लगभग, ठीक है। तो लगभग क्या हो सकता है, 19.35 को मैं लगभग 20% कह सकता हूँ, ठीक है। इसका ज़रूरी नहीं कि कोई एग्जैक्ट आंसर ही आपको यहाँ से देना है, ठीक है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का जो डिफरेंस क्या होगा, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है। ये क्वेश्चन जो है ना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। यदि एग्जाम में आए तो थोड़ा सा परेशान आपको करेगा। भाई सिंपल सीधी सी बात बता रहा हूँ, भाई एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। भाई सभी क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे नहीं, कुछ क्वेश्चन आएंगे जो आपको थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है, चीज़ों को समझना है, ठीक है। भाई कह रहा है कि दर कितनी रखी है, दर दे रखी है हमको 10% की, और राशि कितनी है 8,000 रुपये की, और इस पर वार्षिक दर से समय कितना है 2/5 पर वर्ष का। यदि मैं आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलूँ तो दर कितनी है, आप कहोगे सर दर हमारी 10% की है, और समय हमारा कितना है 2/5 वर्ष, 2/5 वर्ष का। क्या मैं 2/5 को क्या लिख सकता हूँ, 2 + 2/5 वर्ष लिख सकता हूँ इसको। बोलो यस या नो, आप कोई सर लिख सकते हो 2 + 2/5 वर्ष। अब जो समय है ना भाई, इस पर साधारण ब्याज की दर पर, अब इस समय पर साधारण ब्याज की दर पर, यानी कि SI सिंपल इंटरेस्ट 10% वार्षिक दर से कितना, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 2 12/5, ये कितना हो जाएगा 12/5। तो 10% की दर से गुणा समय कितना भाई 12/5, कितना हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 और 12 दूनी 24%। तो साधारण ब्याज कितना आ गया मेरा दोस्त, 24% आ गया,
ठीक वैसे ही दोस्तों यहाँ से हम फिर निकालेंगे इसका चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि साधारण ब्याज तो ये निकाल लिया 24%। अब इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? कोई चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष तो 10% ही रहेगा, दूसरे वर्ष भी समान रहेगा, यानी कि 10% रहेगा। और 10% और 10% का दोनों का यदि वही सक्सेसिव क्रमिक वाला संयोजित रूप से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? फॉर्मूला वही लगाएंगे, कौन सा? 10 + 10 गुणे माइनस 10 गुणे 10/100, तो 10 जीरो से जीरो कट जाएगा, 10 10 20 और एक एकम एक, तो प्लस एक जुड़ जाएगा, तो 20 और एक कितना हो जाएगा? 21% हो जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा? वही फॉर्मूला लगा देना है आपको, a + b माइनस का a इंटू बी अपॉन 100, तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 10 10 प्लस का 10 माइनस का कितना हो जाएगा? 10 गुणे 10 और बटे में कितना आ जाएगा? 100। जीरो से जीरो कट जाएगा, 10 10 कितना हो गया? 20, एक एकम एक 20, और प्लस ये प्लस का है, ठीक है, प्लस का, तो 20 + 1 कितना हो गया भाई? 21%। तो ये बात समझ में आ गई 21 आया कैसे गया? ठीक है, इसको मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी ना हो। तो ये कितना आ गया हमारा? तो ये आ गया हमारा 21%। कितना आ गया? 21%। और जबकि समय कितना था इसका? समय यहाँ पर मैंने कितना निकाला था? 2 सही 2/5 वर्ष का है ना। तो भाई ये देखो, ये तो हो गया हमारा आपका चक्रवृद्धि ब्याज 21%। अब इस 21% फिर अगले वर्ष के लिए, फिर अगले वर्ष जो ब्याज लगेगा ना इसी पर लगेगा। अब जो ब्याज लगेगा ना 2/5 वर्ष ये वाला, अब ये अगले वर्ष इसी 10% पर लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2/5 गुणे 10, तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4%, तो 4% और ये लग जाएगा। अब इसका भी निकालेंगे हम क्या? संयोजित रूप से क्रमिक, वही फॉर्मूला लगाएंगे a + b वाला। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 21 प्लस का 4 प्लस का 21 गुणे 4/100। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा ही आपके माइंड के ऊपर से भी क्वेश्चन जा सकता है, लेकिन आपको थोड़ी सी समझने की कोशिश करनी है। तो 21 4 25 प्लस 21 चौको 84 हो जाएगा, तो जीरो से कटेगा, तो ये कितनी बार हो जाएगा? 0.84। तो ये कितना हो गया? 0.84 कर देंगे, तो ये 25.84 कितना आ गया? 25.84 आ गया, ठीक है। परसेंटेज ये कितना था भाई हमारा? साधारण ब्याज 24 और इसका कितना भाई? चक्रवृद्धि ब्याज 25.84। तो इनके दोनों के बीच का अंतर पूछा था, अंतर ही तो हमें बताना है, अंतर क्या होगा? तो भाई इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है भाई? माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा भाई 1.84 का अंतर। अंतर कितने का आएगा? 1.84% का अंतर। तो भाई अंतर किस में आएगा? अंतर किस में आएगा भाई? निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1.84 बटे में कितना आएगा आपका? 100। 100 आएगा, जैसे ही पॉइंट हटेगा 2 जीरो इसके नीचे आ जाएंगे और गुणा कर देंगे। राशि कितनी थी हमारी? 8000। कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3, 1 2 3 जीरो से कट गया, इसकी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 चौको 32 की 2, 3 8 8 अट्ठे 64, 64 और 3 67 की 7, कैरी करेगा 6, 8 6 48 और 48 और 6 कितना हो जाएगा? सॉरी 8, ये कितना है? 14 184 है ना, ये 184। ये पॉइंट यहाँ से मैंने काट दिया था, ठीक है। 8 एकम 8 और 8 और कितना हो जाएगा? 6 14 1472 बटे में कितना आ जाएगा? 10। जीरो हटाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो कितना आएगा? 147.2 आ जाएगा। तो है क्या कोई ऑप्शन में 147.2? ऑप्शन नंबर डी के पास है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। एक बार फिर से देख लेना दोबारा से वीडियो को, दोगुनी स्पीड में समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को 40 दिन में करते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर मैंने लिख दिया ए प्लस बी किसी कार्य को 40 दिन में करते हैं, और कह रहा है कि बी प्लस सी, यहाँ से लिखते हैं बी प्लस सी किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, ठीक है। जबकि सी प्लस का ए इस काम को इस काम को 24 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि ए बी सी प्रत्येक अलग अलग इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे भाई? इन सबका एलसीएम ले लो, तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 30 चौको 120। एलसीएम कितना आ गया इसका? 120। तो एलसीएम कितना आ गया? 120। ये हो जाएगा 40 तियाँ 120, 30 चौको 120 और 24 पंचे 120। ये आ गई इनकी क्षमता। अब कह रहा है कि तीनों जो है ना, तीनों लोग अलग अलग कार्य को कर रहे हैं भाई। देखो तीनों मिलकर यदि करें तो कितना करेंगे? तो आपको सर ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी भाई? जब भी आपको ए प्लस बी प्लस सी तीनों का निकालना हो ना, तो भाई तीनों की क्षमता को जोड़कर 2 से भाग दे दो। तो 4 3 7 5 कितना हो जाएगा? 12, और 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 छक्के 12। ये कितना आ गया दोस्तों? 6।
ये जो क्षमता निकल के आ गई कितनी आ गई, ये तीनों की क्षमता निकल के आ गई 6। अब यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि ए बी सी की प्रत्येक की अलग अलग बताना है कि ए कितने दिन में पूरा करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें इनकी अलग अलग बताना है इन सभी को, तो निकाले लेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले निकालता हूँ ए का निकालेंगे तो ए की जब निकालनी पड़ेगी तो हमें बी और सी को पता करना होगा। तो बी और सी का कितना हो जाएगा, तो ए बराबर ए तीनों का मान कितना है 6, जबकि बी प्लस सी का मान कितना है 4। तो माइनस कर देंगे 6 माइनस 4 बराबर में कितना आ जाएगा 2। टोटल वर्क था हमारा कितना 120 का। अब ये ए करेगा कितने दिन में, 2 की क्षमता से काम करेगा ना, तो 2 छक्के 12 यानी ए को कितना दिन लगेगा 60 दिन का समय लगेगा। तो देखो है कोई ऑप्शन में 60 वाला, तो एक ही ऑप्शन है जो कि 60 से स्टार्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऐसे ही आप बी का भी निकाल सकते हो। यदि मैं बी का निकालने के लिए करूँगा तो भाई बी को निकालूंगा तो ए और सी का मान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस का ए और सी कितना कर रहे हैं 5, तो 6 माइनस का 5 बराबर में आ जाएगा 1, बराबर में 120/1 कर देंगे तो यानी कि ये आ जाएगा 120। तो बी कितने दिन में करेगा 120 दिन में। देखो 120 है। आप चाहो तो ऐसे सी का भी निकाल सकते हो, सी का। तो सी का कैसे निकालेंगे भाई 6, तो ए और बी का निकालना माइनस करना होगा, तो 6 माइनस का 3, ए बी का कितना है भाई 3 है, ए और बी का कितना है भाई 3 है, तो ये कितना बचेगा 3, 120/3, ये कट जाएगा 3 चौको 12, सी का मान कितना आ जाएगा 40। दैट्स सॉल्व। यहाँ से देखो हमने आपके तीनों के मान निकाल के बता दिए। ए को लगेगा 60 दिन का समय, बी को लगेगा 120 दिन का, सी को लगेगा 40 दिन का। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है। भाई आप सभी जानते हो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल के लिए यदि मैं आपसे बोलूं भाई वर्ग का परिमाप, तो भाई वर्ग का परिमाप का यदि मैं आपसे बोलूं कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो आप पूछ रहे वर्ग का जो परिमाप होता है ना, वो होता है आपका भुजा 4 गुणे भुजा यानी कि 4a। यदि मैं आपसे बात करता हूँ वर्ग के क्षेत्रफल की, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, तो आपको सिर्फ भुजा स्क्वायर होता है। कितना होता है भाई, आपको सिर्फ वर्ग के क्षेत्रफल का क्या होता है भाई भुजा स्क्वायर होता है। जब बात करते हैं तो वर्ग के विकर्ण की, तो वर्ग का विकर्ण बराबर कितना क्या कहलाता है, तो वर्ग का विकर्ण कहलाता है विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर किसका, ये भी फॉर्मूला होता है विकर्ण का स्क्वायर, और बटे में कितना होता है आपका 2। बस यही फॉर्मूले का यूज हमें यहाँ पर करना होगा। कैसे, जैसे यहाँ पे देखेंगे कह रहे हैं विकर्ण की लंबाई कितनी है 10√2, तो ये कितना है आपका 10√2 का क्या है आपका स्क्वायर, और बटे में कितना आ जाएगा आपका 2। बस वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला रख दिया इस पर। तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, और 20 का वर्ग कितना, ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200, और बटे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 200/2 भाग देंगे कितनी बार जाएगा 100 बार, बस 100 आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है 100 वर्ग सेंटीमीटर। दैट्स ऑल। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। बस आपको क्या करना, बस इसका फॉर्मूला याद रखना विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2। बस 10 का वर्ग कर देंगे 100, और 100 दूनी 200/2 आ गया आंसर 100। अगला क्वेश्चन, आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। यदि दो शंकुओं का आयतन का अनुपात 11:16 है और उनके आधारों का जो त्रिज्याओं का जो अनुपात है वो 3:4 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात इतना है, ठीक है, तो हमसे उनकी ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है। भाई देखो यदि मैं आपसे बोलूँ शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला भाई याद रख लो आप लोग, ठीक है, काम में आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। लेकिन जब बात होती है अनुपात की, तो वहाँ पर जो 1/3 है ना, 1/3 पाई, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमें त्रिज्या और ऊंचाई से मतलब होता है। तो 1/3 पाई से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम क्यों अपनी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएं। जब हमारी बात त्रिज्या की हो रही है और उसकी ऊंचाई की हो रही है, तो आर हमारी त्रिज्या होती है और एच हमारी ऊंचाई होती है। तो हमें केवल और केवल आर स्क्वायर एच से ही मतलब है, 1/3 और पाई से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि इनका जो शंकुओं का अनुपात कितना है 11:16 है, ठीक है, 11:16 बोला है। लेकिन इनकी आधार की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है 3:4 है, आधार की त्रिज्याओं का अनुपात। तो आर का अनुपात कितना दे रखा है भाई आपको, सर ये दिया गया है 3:4 दिया गया है। तो जब देखो यहाँ पर आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे, ये तो एक बार है, आर का मान 3:4 है। जब आर स्क्वायर है तो इसको मैं 2 बार लिख लूंगा, तो 3:4 है, इसको ऐसे ही आपको लिख लेना है। यदि आर क्यूब होता तो मैं इसको थ्री टर्म में लिखता है, 4 होता तो मैं 4 टर्म में लिखता है, लेकिन आर स्क्वायर है ना,
तो इसको मैं 2 टर्म में लिखूँगा, तो 3:4 और 3:4। और ऊँचाई इसकी हमें पता नहीं है क्योंकि हमें ऊँचाई पूछी है, तो ऊँचाई को मैंने मान लिया A/B इसकी क्या हो गई, ऊँचाई हो गई। ठीक है, ऊँचाई हमें नहीं पता था, A और B मान लिया। बस क्या करना है भाई, देखो इसको कर लेंगे भाई सॉल्व, इसको कर लेंगे यहाँ से सॉल्व। हमें क्या बताना है, इसका आयतन। आयतन का अनुपात देखो इन्होंने दे रखा है 11:16, तो इनके आयतन यानी कि v का मान कितना दे रखा है, 11:16 इन्होंने हमें दे रखा है। ये 11:16 देखो भाई क्वेश्चन में दिया गया, नहीं तो आपको सर ये 11:16 कैसे आ गया। बस इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, इसकी गुणा कर देंगे, इसकी गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9, इसकी गुणा कर देंगे 4 चौको 16 भी हो जाएगा। ये इसकी गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9A बटे में 4 चौको 16B, ये कितना हो जाएगा बटे में 16B, और बराबर में ये हो जाएगा हमारा 11 बटे का 16। बस सॉल्व करेंगे तो देखो 16 से 16 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये बचेगा A/B बराबर में ये आ जाएगा हमारा 11/9। तो 11/9 यानी कि हम बोल सकते हैं इसको 11:9 भी इसको हम कह सकते हैं। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, आपको ऑप्शन नंबर ए के पास है 11:9, दैट्स ऑल, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये था दोस्तों हमारे आज का 20 क्वेश्चन, जो कि हमारे आज से दोस्तों 15 प्रैक्टिस सेट हमारे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। मैंने आपको अपनी ओर से 100% कोशिश की है आपको समझाने की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बातें समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और इसका बोर्ड पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार इन सभी क्वेश्चनों को दोबारा से ज़रूर लगाएंगे आप लोग, ऐसे मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। तो चलिएगा दोस्तों, और आप लोगों में से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, और हमारे इस चैनल पर आप पहली बार आए हुए हैं तो आपका वेलकम है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। आपको सारी चीज़ें इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, चाहे वो बुक्स पीडीएफ हो, या कोई क्वेश्चन से रिलेटेड हो, या बुक सॉल्यूशन से रिलेटेड हो। आपके लिए भाई हम सदैव आपके साथ खड़े हुए हैं, बस आप लोगों का थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट चाहिए। यदि आप हमारा प्यार और सपोर्ट करेंगे तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बेहतर कर पाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।